बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे सयारा ज़मीन को अगर देखें तो इसका तकरीबन सारा रकबा ही किसी न किसी मुल्क के कंट्रोल में दिखाई देगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हमारी ज़मीन पर कुछ ऐसे ज़मीनी इलाके भी मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं, और कोई मुल्क इन पर अपना हक़ मलकियत साबित भी नहीं करना चाहता। यहाँ किसी भी मुल्क के कानून का इतलाक़ नहीं होता, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों को कोई भी क्लेम कर सकता है, अतः कि आप भी क्यों इन इलाकों से मुतसल मुल्क ही इन्हें अपनाने से कतरा रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इस तरह के मामलात पर तो जंगें भी हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा कैसे हुई और ये बदकिस्मत इलाके आखिर हैं कौन से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मिस्र और सूडान के बॉर्डर पर सराय आज़म में वाक़या ये इलाका बीर तवील है। इसका रकबा 2100 मुरबा किलोमीटर के लगभग है। बीर तवील साइज़ में सिंगापुर जैसे 3 ममालिक के बराबर है। यहाँ रेत और कंकरियों के अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई शख्स नहीं रहता और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह में मौजूद नहीं है। आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया में एक मुरबा किलोमीटर का इलाका हासिल करने के लिए अक्सर ममालिक सर तोड़ कोशिश करते हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ बीर तवील के शुमाल में मौजूद मिस्र इसे लेने को तैयार क्यों नहीं, वहीं सूडान भी इसे हासिल करने में हरगिज़ दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें 2 सदियां पीछे जाना पड़ेगा, जब मिस्र सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा होने के बावजूद मिस्र बहरहाल अपने मामलात में काफ़ी हद तक खुद मुख्तार भी था। वो सूडान और इससे मुल्का कुछ इलाकों को अपने ज़ीरे असर कर चुका था। 1870 में सूडान ने मिस्र के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर उन्हें अपनी इन कोशिशों में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान 1982 में बरतानिया ने मिस्र का कंट्रोल हासिल कर लिया, और इसके बाद सूडान में बगावत को कुचलने के लिए बरतानिया भी मिस्र के साथ शामिल हो गया। ये सिलसिला अगले कई सालों तक चलता रहा। सूडानी फोर्सेस की शिकस्त के बाद मिस्र और सूडान के दरमियान एक नई बॉर्डर लाइन खींचने का फ़ैसला किया गया। 1899 में होने वाले माहदे के मुताबिक सेकंड पैरेलल को मिस्र और सूडान का बॉर्डर मान लिया गया। इस माहदे में सूडान को बरतानिया और मिस्र का एक कंडोमिनियम का दर्जा भी दिया गया। कंडोमिनियम एक ऐसी रियासत होती है जिस पर 2 या 2 से ज़्यादा मुल्क या रियासतें मुश्तरका तौर पर तयशुदा शराइत के मुताबिक हुकूमत करें। 1899 में बरतानिया की तरफ से तय किए गए बॉर्डर में एक मसला था, वो ये कि इस बॉर्डर लाइन के जनूब में वाक़या बीर तवील का इलाका सूडान के हिस्से में आ गया। ये इलाका यहाँ का खाना बदोश कबायली सकाफ़ती तौर पर मिस्र के ज़्यादा करीब थे, जबकि शुमाल में हलाइब का इलाका जो सकाफ़ती लिहाज से सूडान के ज़्यादा करीब था, मिस्र के पास चला गया। हलेब का ये इलाका रकबे में काफ़ी बड़ा था और बहरा हमर के साथ भी मिलता था। खैर, मिस्र को इस पर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं था, लेकिन सूडान को शदीद एतराज़ था। बरतानिया ने इस मसले के हल के लिए सूडान और मिस्र के दरमियान 1902 में एक नई बॉर्डर लाइन कायम की, जिसमें अब बीर तवील मिस्र जबकि हलेब का इलाका सूडान को दे दिया गया। इस लाइन के ड्रा के जाने के बाद मसले का हल आर्जी तौर पर तो निकल आया, लेकिन ये एक नए मसले का आगाज़ भी था जो दोनों ममालिक की बरतानिया से आज़ादी के बाद पैदा होने वाला था। इस वक्त चूँकि दोनों ममालिक ताज बरतानिया के ज़ीरे असर थे, लिहाजा तब ये कोई इतना बड़ा मसला ना था। 1922 में मिस्र ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तब भी ये मसला इतना बड़ा साबित ना हुआ। लेकिन 1956 में जब सूडान ने भी आज़ादी हासिल कर ली, तो दोनों ममालिक के दरमियान ये सरहदी मामला बाकायदा तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया। मिस्र का मानना था कि असल 1899 तय की गई सेकंड पैरेलल ही है, जबकि सूडान का मानना था कि 1902 में खींची गई लाइन असल बॉर्डर है, जिसमें हलेब सूडान के हिस्से में आया था जबकि बीर तवील मिस्र के हिस्से में। दोनों ममालिक के अपने अपने क्लेम की वजह से हलेब पर तो दोनों ही दावा कर रहे हैं, जबकि बीर तवील को लेने के लिए एक भी तैयार नहीं है। इस वजह से दोनों ममालिक के बॉर्डर पर यह इलाका अनक्लाइम्ड ही पड़ा हुआ है। इसके बाद कुछ अरसे तक यहाँ दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत भी की। ये मसला इस वक्त गंभीर होने लगा जब 1952 में हलेब के साथ बहरा हमर में तेल के ज़खायर के शवाहिद मिले।
اس کے بعد سوڈان نے پہل کرتے ہوئے یہاں ایکسپلوریشن کا آغاز کر دیا، جس پر مصر کو شدید اعتراض تھا اور اس نے اپنی آرمی بھیج کر سوڈان کی پولیس اور دیگر لوگوں کو اس علاقے سے بے دخل۔ یوں یہ علاقہ اس وقت مصر کے ڈیفیکٹو کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ مصر یہاں ملینز آف ڈالرز خرچ بھی کر چکا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک بھی ملک بحر طویل کو اپنا حصہ نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ اگر مصر بحر طویل کو اپنا حصہ مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1902 میں ڈرا کی گئی لائن درست تھی، اور اس صورت میں مصر کو حلیب سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ رقبہ میں بحر طویل سے 10 گنا بڑا ہے۔ دوسری صورت میں اگر سوڈان بحر طویل پر اپنا حق ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1899 میں ڈرا کی گئی لائن وہ درست تھی۔ اسی وجہ سے بحر طویل ان کلائمڈ پڑا ہوا ہے۔ سوڈان اور مصر کے بارڈر پر موجود اس جگہ کے لیے ٹیرا نیولیس کی اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جو کسی کی ملکیت نہیں اور اسے کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے۔ دوستو، بحر طویل کے اس علاقے پر کئی افراد دعویٰ کر چکے ہیں۔ ایک کلیم امریکی شخص نے 2014 میں کیا۔ اس نے یہاں اپنا جھنڈا بھی نصب کیا اور اس جگہ کو کنگڈم آف نارتھ سوڈان کا نام دیا۔ اس کے چند ماہ بعد ایک شہری یہاں کنگڈم آف مڈل ارتھ بنانے کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ 2017 میں ایک انڈین بھی اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کی ایک اور جگہ لیبر لینڈ جو کہ انکلائمڈ ہی پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔